हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बैंक पीओ एग्जाम के जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को। और जनरल अवेयरनेस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपका स्टैटिक जीके, जिसका सब टॉपिक या कहें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी 2011 की जो भारत की जनगणना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2011 की जनगणना को तो 10 साल हो चुके हैं, तो उसको क्यों हम लोग पढ़ें? बिल्कुल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2021 की जो जनगणना होनी थी वो कोरोना पैंडेमिक के वजह से उतना एफिशिएंटली अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। उसका रीजन है कोरोना के दौरान लॉकडाउन और या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो इसलिए 2021 में जो जनगणना होनी थी हमारी डिजिटली होनी थी, लेकिन फिर भी अभी 2021 की जनगणना प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हो पाई है इस वजह से। लेकिन 2021 की अगर बात करें तो नई जनगणना होनी है। और आपको पता है कि भारत में जो इंडियन सेंसस कंडक्ट होते हैं वो डिकेडल होते हैं, यानी कि दशकीय होते हैं। हर 10 साल पर क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। उसका रीजन होता है जिससे अब जनगणना का मतलब आप क्या समझते हैं? जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लोगों की गणना करना कि जन कितने हैं या फिर लोगों की काउंटिंग करना। उस जनगणना में अगर आपने लास्ट 2011 की जनगणना का रजिस्टर देखा हो, जब आपके यहाँ पे जनगणना करने के लिए कोई ऑफिशियल या अधिकारी आया होगा, तब आपने देखा होगा 17 से भी ज्यादा कॉलम्स उसमें बने थे। कौन ग्रेजुएट है, कौन पोस्ट ग्रेजुएट है, किसके घर में कितने नए बच्चे पैदा हुए, कितनों की मृत्यु हुई, कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसी सीवियर डिसीज से ग्रसित हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको सीवियर नहीं लेकिन हाँ नॉर्मल डिसीजेस से ग्रसित हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं, कितने लोग कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग असाक्षर हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, है ना? कौन सरकारी जॉब में है, कौन प्राइवेट जॉब में है, ये कौन किस एज में है ना? तो इस तरीके से इतने कॉलम्स बनाए जाते हैं जब भी आपकी सेंसस कंडक्ट होती है, डिकेडल होती है, इसीलिए 10 साल में। और उसी के आधार पर आगे के 10 साल के लिए सरकार क्या करती है? अपनी स्कीम्स, अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं बनाती है। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे भारत में सेंसस की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक का पूरा डिटेल में। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि भारत में कब सेंसस स्टार्ट हुई, किसके समय में स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, और साथ ही साथ जानेंगे 2011 के कुछ महत्वपूर्ण डेटा को। कौन कंडक्ट करता है, किसके पास अथॉरिटी है, संविधान में कहां पर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनगणना की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड आप देख सकते हैं, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? द डिकेनियल सेंसस ऑफ इंडिया has been conducted 15 times as of 2011। यानी अगर मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत में जनगणना जो होती है वो कैसी होती है? दशकीय होती है, ठीक है? तो भारत की जो दशकीय जनगणना है अब तक 2011 तक अगर देखा जाए तो 15 बार हो चुकी है। यानी जो 2021 में होनी है वो कौन से नंबर की जनगणना होगी? आपकी 16वें नंबर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है। अभी उसका रीजन क्या है आगे आने वाली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि क्यों मैंने बोला कि 15 बार में भी कंफ्यूजन होती है। क्योंकि कहीं कहीं आपको दिखेगा 15वीं बार है 2011 का, और कहीं कहीं आपको दिखेगा 15वीं नहीं बल्कि 16वीं बार ये कंडक्ट किया गया है। उसका रीजन है आपका यहाँ पे देखिएगा, उसका रीजन है क्योंकि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई, पहली बार जो सेंसस कंडक्ट हुआ तो किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए जो वर्ड की स्टार्टिंग हुई है वो वाइल से हुई है। वाइल से यानी कि कुछ ना कुछ आगे रीजन जरूर लगा हुआ है या फिर कोई ना कोई हर्डल जरूर है। तो देखेंगे, while it has been undertaken every 10 years beginning in 1872 under British Viceroy लॉर्ड मायो। आपको पता होगा
कि 1857 की क्रांति के बाद से वायसराय का पद हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया था भारत में, ब्रिटिश इंडिया रूल के समय ही, यानी जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, उसी वक्त की बात है। तो भारत में पहली बार जनगणना तब कराई गई थी, कब? 1872 में। और उस समय वायसराय कौन था? वायसराय थे उस समय आपके लॉर्ड मेयो, या फिर लॉर्ड मायो नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड मेयो। तो इसकी शुरुआत हुई 1872 में दशकीय तौर पे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में। ये क्वेश्चन 100% स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाता है कि किसके समय में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जो सेंसस थी ये कंप्लीट सेंसस नहीं थी, अपूर्ण जनगणना थी। अब 1872 में स्टार्ट तो हो गई, बट इसमें सारी चीजें इंक्लूड नहीं थी और 10 साल का डेटा भी नहीं था, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन पहली बार किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के समय में। फिर देखेंगे दूसरी बार कब हुई? एंड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। लेकिन अगर पूर्ण जनगणना की बात करें, यानी पूरी तरीके से जो कंप्लीट हुई थी आफ्टर द फर्स्ट कंप्लीट, अब देखिएगा यहाँ पे कि एंड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, यानी कि अगर हम बात करें कि पहली पूर्ण रूप से, यानी जो पूरी तरह से कंप्लीट हुई, वो सेंसस कब कंडक्ट हुई थी? वो कंडक्ट हुई थी आपकी 1881 में, यानी कि 1881 में, ठीक है। लेकिन तब तक वायसराय बदल चुके थे। कौन बन चुके थे वायसराय? इट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड रिपन, यानी किसके समय में कंडक्ट हुई? लॉर्ड रिपन। तो दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं। लॉर्ड मायो के समय में स्टार्ट हुई 1872 में, बट इट वाज इनकम्प्लीट, पूरी तरह से पूरी नहीं थी, यानी पूर्ण रूप से नहीं थी, है ना। लेकिन जब दूसरी कंडक्ट हुई 1881 में, यानी 1881 में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में, तब ये पूर्ण जनगणना कहलाई, ठीक है। तो ये अपने आप में ही आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इंडियन सेंसस 2011 जो लास्ट टाइम हुई हमारे देश में। अब तक जो पूर्ण जनगणना का डेटा हमारे पास है वो लास्ट 2011 का है। अब हम उसके, यानी 2011 का, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, यानी जो 2011 का सेंसस था इंडिया में। अब देखिए, वो जो कंफ्यूजन वाली मैंने बात कही थी वो यही थी, क्योंकि कंप्लीट सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 15वीं जनगणना है 2011 की। लेकिन अगर 1872 से जोड़े, यानी जो सबसे पहले जो इनकम्प्लीट भी थी उसको भी इंक्लूड कर ले, तो 16वीं जनगणना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया डेडिकेटेड टू द नेशन बाय सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली is the 15th national census of India which began on 1st May 2010। यानी कि जो हमारे देश में आखिरी जनगणना जो हमारे देश को समर्पित है वो किसके समय में हुई थी? जो सेंसस के जो हमारे कमिश्नर हैं, क्या नाम है उनका? सी चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली जी के समय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी चंद्रमौली जी ने देश को ये जनगणना समर्पित की थी, जो कि स्टार्ट कब हुई थी आपकी? 1 मई 2010 से, यानी 1 मई 2010 से। और ये कौन से नंबर की जनगणना थी हमारी? 15वीं, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। 2011 में किसके, कौन था आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन था? तो सी चंद्रमौली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि ये जो जनगणना होती है, ये जो हमारी जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें जो बेसिक चेंज आया, बेसिक चेंज क्या आया था? तो यहाँ पे देखेंगे जो बेसिक चेंज था वो डेटा को लेकर काफी, कहें कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट जहां पे नहीं होना चाहिए था वहां हमें देखने को मिला। क्या? अकॉर्डिंग टू द लास्ट रिलीज्ड रिपोर्ट, यानी जो हमारी अंतिम जारी प्रतिवेदन या रिपोर्ट थी उसके अनुसार द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज टू 121 करोड़, यानी कि अगर बात करें 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977,
यानी कि 1,21,8,54,977 पहुंच गई। कितने इंक्रीज से? बाय द इंक्रीमेंट ऑफ 18,14,55,986, यानी 18,14,55,986 की लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो 2001 से अगर देखा जाए तो बढ़ गई थी। बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं? बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उतने लोग पैदा हुए, उतने लोग न्यू बॉर्न हुए, ऐसा नहीं है। बढ़ने का मतलब है अगर जितने लोगों की डेथ हुई उनको हटा दे, यानी माइनस होने के बावजूद, जितने लोगों की डेथ हुई माइनस होने के बावजूद भी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई, यानी कि मरने वालों और नए न्यू बॉर्न यानी कहे कि जिन्होंने जन्म लिया उनमें भी 18 करोड़ का अंतर था। यानी मरने वालों से पैदा होने वालों की संख्या कितनी ज्यादा थी? 18,14,55,986 2001 से 2011 के दौरान, यानी कि 10 साल में। तो अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001-2011 के दशक के दौरान 18,14,55,986 से बढ़कर 121,08,54,977 हो गई थी और भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने आप को दूसरे नंबर पर बनाए रखा है। यानी 2001 में भी इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे था और 2011 में भी भारत दूसरे नंबर पे था। बाकी अगर पहले नंबर की बात करें तो आपको पता होगा कि चाइना इज ऑन द टॉप इन दिस लिस्ट, यानी कि चाइना क्या है इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक और बड़ा चेंज आया था जो कि एक पॉजिटिव चेंज था। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट चेंज। तो देखिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस समय का क्या मतलब है? 2001 से लेकर 2010 की बात हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 64.83% टू 69.3%। ये एक पॉजिटिव चेंज था, ठीक है, जो कि हमारे देश के हित में, हमारे फेवर में, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड लिटरेसी रेट कितना बढ़ा? पहले 2001 में लिटरेसी जहां 64, अब ये लिटरेसी कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, इट इज अ कॉमन लिटरेसी रेट, यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों की मिली हुई साक्षरता दर है, ठीक है। 64.83% थी 2001 में, जो कि बढ़ के कितनी हो गई? 69.3%। इस दौरान देश की साक्षरता दर इतनी हो गई। वही सेम चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक पार्ट है, क्योंकि हम सेंसस के बारे में सुनते तो हैं कि इतना डेटा है, लिटरेसी रेट इतना है, ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है, डेंसिटी इतनी है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन इसके बारे में कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके बारे में कोई डिस्कशन किया गया है? क्या कोई अथॉरिटी किसी को दी गई है? क्या कोई केंद्र सरकार या फिर कोई मंत्रालय या कोई यूनियन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का सेंसस के लिए हमें डिस्क्रिप्शन देता है, यानी बताता है कि कौन कंडक्ट करेगा, किसके पास राइट्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246, यानी अगर अनुच्छेद 246 की बात करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस ऑफ द कंट्री हैज बीन entrusted to the central government or is mentioned at serial number 69 of the 7th schedule of the constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12, यानी कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ठीक है। तो 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है, यानी जो 7th शेड्यूल है, उसमें सीरियल नंबर 69 पे दिया हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इंटरेस्टेड की गई है, यानी किसको ये कार्यभार सौंपा गया है, किस चीज का ये दायित्व जो है किसको दिया गया है? भारत की जनगणना को कराने का, यानी उसको सेंसस को कंडक्ट कराने का। इट इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को ये सौंपा गया है। और ये बात आर्टिकल 246 में लिखी है। तो अपने आप में ये खुद एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 246 में ये बात दी गई है
और दूसरी बार अगर पूछा जाए कि ये बात और कहाँ लिखी हुई है, तो 7th शेड्यूल में, यानी कि 7वीं अनुसूची में 69 नंबर पे लिखी गई है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा हमारे 7th शेड्यूल में ही 3 सूचियां भी दी हैं, 3 लिस्ट भी दी हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? एक होती है यूनियन लिस्ट, यानी आपकी संघ सूची, दूसरी होती है आपकी स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरी होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें केंद्र के पास क्या क्या काम है वो उसकी लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट सरकारें यानी जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, वो क्या क्या कर सकती हैं उसकी डिटेल होती है। और जो तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपको एक फैक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें दोनों के पास ये अधिकार होता है। लेकिन ये जो कार्यभार है यानी सेंसस कंडक्ट कराने का, ये अधिकार केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये अधिकार है। अब देखते हैं इसमें, अब हमने ये तो बात कर ली कि केंद्र सरकार के पास है, यानी केंद्र सरकार ही देखेगी, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप या फिर कोई भी उनका इंटरफेरेंस नहीं है। अब देखते हैं, द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब हमने बात तो कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन सा मंत्रालय या फिर कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो होम मिनिस्ट्री, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस समय हमारे देश में होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी, ठीक है। तो जो जनगणना संगठन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा जाता है और कई लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इसमें वर्क करती है। तो याद रखिए उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे अभी आपको याद होगा जब मैंने बताया आपको कि 15वीं जो सेंसस थी, यानी कि जो 2011 का सेंसस था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी किसने कौन उस समय जनगणना आयुक्त था? कौन था कमिश्नर? तो वो थे आपके सी चंद्रमौली। अब हम बात करेंगे इस समय प्रेजेंट में कौन है, यानी करंट में कौन है। अब 2010 तो 10 साल हो गए, है ना। तो अब हम जानेंगे कि इसका हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है। इट्स हाईएस्ट ऑफिसर, यानी कि अगर कहा जाए कि जो सबसे सुप्रीम ऑफिसर होता है वो कौन होता है, इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इट डायरेक्ट्स द सेंसस related work across the country and releases the census data. At present, अगर अभी की बात करें, the registrar general and census commissioner of India is विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। और जो लास्ट 2011 की कंडक्ट हुई थी, at that time who was the registrar general and census commissioner of India? So the answer will be C चंद्रमौली, ठीक है। तो वही चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है यहाँ पे, यानी जो जनगणना का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्य को निर्देशित करता है, यानी जिस इनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं, तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। और वर्तमान में जो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं वो विवेक जोशी हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि विवेक जोशी जी कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सी चंद्रमौली जी को भी आपने देखा था, ये है विवेक जोशी जी, जो कि अभी प्रेजेंट में हमारे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ 2011 सेंसस। तो देखेंगे, फॉर द 2011 सेंसस अ टोटल ऑफ 27 lakh officials visited households in 7,000 towns and 6 lakh villages to collect data categorizing people by gender, religion, education level and occupation and so on। यानी कि
मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कितने लोग हैं। आपने देखा होगा 17 से भी ज्यादा के कॉलम थे, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, कितने लोग यानी 10th लेवल पे कितने लोग पास हैं, कितने लोग ने इंटरमीडिएट कर रखा है, कितने लोग दिव्यांग हैं, कितने लोग सीवियर डिसीज से ग्रसित हैं, कितने लोग नॉर्मल डिसीजेस से ग्रसित हैं, कितने लोग बिलो 16 है, कितने लोग अडल्ट हैं, कितने लोग वृद्धावस्था में आते हैं, है ना, यानी कि ओल्ड एज या फिर सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं उसमें, सेंसस में सिर्फ केवल इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है, और इसी के आधार पर केंद्र सरकार आगे आने वाले 10 सालों के लिए पॉलिसीज बनाती है। जहां पे लगता है कि कुछ कमी है, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसी हिसाब से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो वही चीज देखिएगा यहाँ पे हिंदी में लिखी है कि 2011 की जनगणना के लिए कुल 27 लाख अधिकारियों ने 7,000 नगरों और कस्बों तथा 6 लाख गांव के परिवारों के यहाँ जाकर ये आंकड़े जुटाए थे, जिसमें लोगों को लिंग, धर्म, शिक्षा स्तर और व्यवसाय इत्यादि में वर्गीकृत किया गया, यानी कि उन्हें क्लासिफाई किया गया। और अगर ये डेटा नहीं होता तो इतना इजी नहीं होता है कि गवर्नमेंट अपने आगे आने वाले प्लान्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अ टोटल ऑफ 22 बिलियन रुपीज वर स्पेंट इन दिस वर्क, यानी कि जो टोटल खर्चा आया था इस कार्य में वो 22 अरब रुपए का आया था। द टोटल सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन इज 944 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स इन 2011। ये भी डेटा अच्छा नहीं है, ये भी हमारे फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 944 महिलाएं ही भारत में हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो 56 ऐसे मेल्स हैं जिनके लिए कहें कि गर्ल्स अवेलेबल नहीं है। और इसमें भी अभी हम जानेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन सा स्टेट इसमें सबसे आगे है और कौन सा स्टेट का अच्छा डेटा है यानी पॉजिटिव है और कौन से स्टेट का सबसे नेगेटिव डेटा है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको मैप के थ्रू और डेटा वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे एक और चीज जो नई इंप्लीमेंट हुई थी या कहें कि इंक्लूड की गई थी किसमें, 2011 के सेंसस में, और अभी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो 2011 का ही है। तो आपको इसको पूरी तरीके से पढ़ना है क्योंकि जो 2021 में है वो डिजिटल सेंसस है, अभी नहीं कंडक्ट हुई है, आंकड़े इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। तो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो 2011 की सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी इस जनगणना से पहले ट्रांसजेंडर समुदाय को जनगणना में शामिल नहीं किया जाता था, बट 2011 में दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट डेटा। और जो ऑफिशियल नंबर था ऑफ द ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया दैट वाज 4.9 लाख, यानी कि 4.9 लाख लोगों की संख्या है। कैसे लोगों की? ट्रांसजेंडर लोगों की। 2011 से पहले ये डेटा अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, अब देखेंगे एक और चीज जो कि बहुत ही कहें कि भारत को समझने में कि भारत के लिए पॉलिसीज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो क्या है? वो डेटा था मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी आधे से ज्यादा की जो आबादी है भारत में रिसाइड्स इन द 6 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वाले जो 6 राज्य हैं ऊपर के, यानी टॉप के जो 5 स्टेट्स हैं, जो 6 स्टेट्स हैं, उनमें ही रहती है, यानी उसी में निवास करती है। दे रिसाइड इन ओनली 6 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। और नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 बिहार है, नंबर 4 उसी के बगल वेस्ट बंगाल है, फिर नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। तो आधे से अधिक आबादी, यानी कि जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन कितनी आई थी, 121 करोड़ 8,54,900
77 वो कहाँ पे निवास करती है? आपके सिर्फ और सिर्फ इन 6 राज्यों में। ठीक है, अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑफ द 1.21 बिलियन इंडियंस, 833 बिलियन यानी कि 68.84% लिव इन रूरल एरियाज, while 377 million live in urban areas, यानी कि 833 million pupils still they live in रूरल एरियाज। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 के अनुसार अगर देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो लगभग 68.84% लोग अभी भी कहां पे रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। और 377 मिलियन लोग कहां पे रहते हैं? शहरी क्षेत्रों में, यानी कि अर्बन एरियाज में। तो ये डेटा आप एक देख सकते हैं, एक स्टैट्स है मेरे पास जो कि शो कर रहा है 1901 से लेकर 2011 तक। और आपको पता है कि डिकेडल सेंसस होती है, डिकेडल यानी दशकीय जनगणना होती है, हर 10 साल पे कंडक्ट कराई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड देखिएगा, अगर 1901 की बात करें, 1901 की अगर बात करें तो यहाँ पे 89.1 लोग रूरल एरियाज में रहते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। केवल 10 से लगभग 11%, 10.9% लोग ही केवल अर्बन एरियाज में रहते थे, यानी शहरी क्षेत्रों में। फिर 1911 में अगर हम बात करें तो वही स्थिति रही, कुछ ज्यादा उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला है। 89.1 से 89.7 हो गया, और ये 10.9 से जो आपका जो रूरल एरिया था वो आपका देखिएगा, जो आपका अर्बन एरिया था बल्कि वो और कम हो गया। 1901 में तब भी अर्बन में ज्यादा थे, 10.9 थे, और 1911 में और कम हो गए, 10.3 हो गया। फिर 1921 में थोड़ा सा अर्बन एरिया बढ़ा, 11.2 हुआ। 1931 में 12 पे पहुंचे, 1941 में 13.9 पे पहुंचे, यानी ऑलमोस्ट 14%। फिर उसके बाद 1951 में 17.3% लोग अर्बन, उसके बाद 1961 में 18% पहुंचे। फिर 1971 की बात करें यानी 1971 में तो ये डेटा लगभग 20 पे पहुंचा। फिर 71 के बाद 81 के दौरान थोड़ा ज्यादा मेजर चेंज आया, 23.1%। 1991 में 20.5% लोग रूरल एरियाज में रिसाइड करने लगे। उसके बाद 2001 में ये डेटा था आपका 27.8, यानी कि ऑलमोस्ट 28% लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था अर्बन एरियाज में। ठीक है, फिर 2011 जो कि हमारी लास्ट कंडक्टेड जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 31.2% पीपल रिसाइड इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2021 तक ये डेटा कहां पर पहुंचा है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से क्या कुछ कंपैरिजन हो पाया है अर्बन एरियाज में। इसीलिए गांधी जी भी कहते थे कि भारत जो है वो गांवों में निवास करता है। अब देखेंगे कुछ मेजर डेटा हमारे पास जो है, यानी कि जहां से हमें कुछ एक बेसिक आइडिया मिलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में, अभी तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, तो आपके लिए काफी इजी होगा आंसर्स को करना, और वहां पर आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन देखिएगा कितनी है टोटल, 121 करोड़, आपकी 8,54,977, जिसमें मेल्स की कितनी है 62 करोड़ 32,70,258 लोग मेल में, यानी पुरुष। और फीमेल्स की संख्या कितनी है, कुछ खास कम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपने देखा था जब मैंने सेक्स रेशियो बताया था तो 944 था पर 1000 पे। ठीक है, तो वहां पे तो 1000 के हिसाब से केवल 56 का अंतर आ रहा था, यानी 56 का, तो बहुत कम लग रहा था। लेकिन अब एक्चुअल डिफरेंस देखिए, एक्चुअल डिफरेंस देखिए, कहाँ 62 करोड़ और कहाँ 58 करोड़। अगर सीधे से अगर हम लोग यानी कि सिंपली एक ओवरव्यू की तरह देखें तो भी 4 करोड़ लड़कियों की संख्या अभी भी कम है, यानी केवल कितना है 58 करोड़ 75,84,719। और लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो जो टोटल लिटरेसी रेट है वो काफी अच्छा है, 74.04% था 2011 में,
ये 2021 में और भी ज्यादा बढ़ा हो। ठीक है, अब वो तो जब डिजिटल सेंसस कंडक्ट हो जाएगी तभी पता चलेगा। ठीक है, इसमें भी लेकिन बहुत ही मेजर डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स की लिटरेसी रेट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल्स में अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट आपका 83%, यानी 82.14%, और फीमेल्स की अगर देखी जाए तो 65.46%। फीमेल्स का अच्छा है, बट अगर कंपैरेटिवली देखें, तुलना अगर करें, तो काफी डिफरेंस है मेल और फीमेल्स के लिटरेसी रेट में। अब एक चीज और देखिएगा, डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है भारत में, यानी कि जितना हमारा एरिया है और उसमें जब हम 121 करोड़ लोगों को देखते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं भारत में। अब उसमें चाहे प्लेट्यू हो, चाहे कोस्टल एरिया हो, चाहे माउंटेन एरिया हो, चाहे आपका गैंगेटिक प्लेन हो, चाहे डेजर्ट एरिया हो, कोई भी एरिया हो, उससे मतलब नहीं है। भारत का जितना भी एरिया है उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल पॉपुलेशन से, तो जो नंबर आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, आपका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व तो कितना है भारत में, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में भारत में कितने लोग रहते हैं, 382, 382। ठीक है, बाकी सेक्स रेशियो की अगर बात करें, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, अब एक चीज और जो कि आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी अच्छी है और आपको पता भी होना चाहिए कि भारत में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है और उसका परसेंटेज क्या है। तो नंबर 1 यानी जो प्राइमरी लैंग्वेज है भारत में वो हिंदी है, क्योंकि इसके बोलने वाले लोगों की जो प्रतिशतता है, यानी जो परसेंटेज है, वो कितनी है, 57.10, यानी पूरे भारत में लगभग 57.10। अगर इसको देखा जाए तो इसे टोटल 58% भी बोल सकते हैं। तो टोटल 58% लोग केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश सेकंड अगर कहा जाए, यानी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है भारत की वो इंग्लिश है, क्योंकि 57 के बाद जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो इंग्लिश का है, 10.60% लोग इंग्लिश बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आती है आपकी बंगाली। बंगाली का परसेंटेज कितना है, 8.90% लोग बंगाली बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिया गया है ना, ये इनकी प्राइमरी, यानी कहें कि जो इनका जो मेन प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग दिया है। ऐसा नहीं है कि बंगाली बोलने वाले हिंदी नहीं बोलते, लेकिन प्रेफरेंस क्या है, यानी इनकी प्राथमिक भाषा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। ठीक है, तो बंगाली थर्ड नंबर पे आती है, 8.90% लोग प्राथमिक तौर पे बंगाली बोलते हैं। मराठी की अगर बात करें तो 8.20, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बंगाली और मराठी में। फिर फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी तेलुगु लैंग्वेज, जो कि उसका परसेंटेज कितना है, 7.80%। अब मैंने इसलिए आपको ये कराया क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के बारे में तो शायद आपको एक कहे कि एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते होंगे, सेकंड नंबर पे इंग्लिश आता होगा, लेकिन बाद की लैंग्वेजेस में कंफ्यूजन होता है। और जो रिसेंट ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो टॉप 5 से आए हैं, तो याद रखिएगा टॉप 3 में, यानी थर्ड नंबर पे बंगाली, फोर्थ नंबर पे मराठी, एंड लास्ट फिफ्थ नंबर पे, लास्ट नहीं, अगर टॉप 5 की बात करें तो तेलुगु है, जो कि 7.80% लोगों द्वारा बोली जाती है। सो आई होप आज की ये जो लेक्चर नंबर 1 था आपका सेंसस से रिलेटेड, वहां से आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा, आपने हिस्ट्री जानी होगी, आपने ये जाना होगा कि किस तरीके से कौन कंडक्ट करता है, कौन सी गवर्नमेंट या फिर कौन सा अधिकारी होता है या कौन सी मिनिस्ट्री होती है। तो मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज के साथ, यानी इनसे बनने वाले क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, keep earning, because learning is earning. So bye bye and take care.